वक्त कहां कभी एक सा रहता है, बंद मुट्ठी में कैद रेत की तरह यूं ही हाथ से फिसलता जाता है और दफन हो जाते हैं कुछ रहस्य सदा के लिए। सुनखा सब ही प्रकट करें भानगड्ड आंबावती, माधव सिंह कूर्मत्रिया भक्त भली रत्नावती। कहते हैं भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी रानी रत्नावती। भोग विलास राजपाट में रानी का मन कभी न लगा, चित्त तो रमता था अपने नीलमणि कृष्ण की भक्ति में। जो महल अस्त्र शस्त्रों की आवाज और सैनिकों की पदचाप का साक्षी रहा करता था, वही अब ऋषि मुनियों और संत सन्यासियों के भक्तिनाद से गुंजायमान होता। मानव स्मृति ने फिर क्यों भुला दिया रानी रत्नावती को? युग आए युग गए, जमाने बदले और ये रहस्य इतिहास के पन्नों में कहीं गहरे सिमटते चले गए। अरावली की प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा है एक शहर, नाम है भानगढ़। अनेक कहानियां, लोक कथाएं, किंवदंतियां, जितनी गाथाएं उतने रहस्य और उतने ही अनुत्तरित प्रश्न। इन सभी के बीच कहीं खो सा गया भानगढ़। हर रहस्य सुलझे ये जरूरी तो नहीं, या यूं कहें कि कुछ रहस्य इतने गूढ़ हैं कि उन्हें सुलझाना हमारे वश में नहीं। प्रश्नों का यह सिलसिला भोर से संध्या तक अनवरत चलता रहता है। क्यों उजड़ा ये शहर? आखिर क्या हुआ था यहां? हर घर, दुकान, हवेली, महल, क्यों विलुप्त हो गई इनकी छत? केवल शेष रहे तो मंदिरों के शिखर। शाम ढलते ही हर रात्रि भानगढ़ भुला देता है ये सभी प्रश्न। दूर कहीं पीपल के पुराने पेड़ के पत्तों की सरसराहट, सूने बाजार और खंडित दुकानों से गुजरती हवा की फुसफुसाहट, राजमहल से आती किसी पक्षी की चीत्कार तोड़ देती है जैसे रात्रि की नीरवता का सन्नाटा, और जीवंत हो जाता है एक नया संसार। भानगढ़ के इतिहास के विषय में कई मत प्रचलित हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास के द्वारा की गई। प्राचीन राजमार्गों पर अपनी विशिष्ट भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति के कारण भानगढ़ तत्कालीन व्यापारिक मार्गों और सैन्य गतिविधियों का नियंत्रण रखने का महत्वपूर्ण केंद्र था। ब्रिटिश अफसर पर्सी विलियम पाउलेट ने अपने 1878 के गेजेटियर में भानगढ़ का जिक्र किया है। वे लिखते हैं कि भानगढ़ के खंडहरों से प्रतीत होता है कि ये नगर कभी 19वीं शताब्दी के अलवर शहर के समान ही विशाल रहा होगा। किले के वास्तु की चर्चा करें तो त्रिस्तरीय प्राचीर का निर्माण किया गया है। इतनी सुदृढ़ प्राचीर इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किले का निर्माण राजा के निवास और एक वैभवशाली और समृद्ध नगर को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से किया गया होगा। मीलों लंबी किले की प्राचीर इतनी चौड़ी है कि अश्वों की कतारें उस पर चल सकती हैं। सुदृढ़ दीवारों के बीच में बुर्ज और सुरक्षा चौकियां बनाई गई हैं। इन विशाल बुर्जों पर कभी तोपें तैनात की जाती होंगी। पाउलेट के गेजेटियर में उल्लेख है
कि भानगढ़ के अरावली पर्वतों की तलहटी में लोहे के विशाल भंडार रहे हैं। इस लोहे का इस्तेमाल तोपों के लिए गोले बनाने में किया जाता था। यहां से प्राप्त लोहे की एक विशेषता यह है कि फटने पर वो छोटे छोटे छर्रों में तब्दील हो जाता, जो तोप के गोलों को और अधिक घातक बना देता था। किले में प्रवेश हेतु 5 द्वार हैं। दुर्ग का मुख्य द्वार है हनुमान पोल, फुलवाड़ी पोल, दिल्ली पोल, लाहौरी पोल और अजमेरी पोल नगर के अन्य प्रवेश द्वार हैं। अजमेरी पोल पर सुरक्षा हेतु एक वॉच टावर बनाया गया। वर्तमान में किले में प्रवेश हनुमान पोल से किया जाता है। मुख्य द्वार पर स्थित हनुमान मंदिर पोल के नाम को साकार करता है। मंदिर में हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है। जनमानस के अटूट विश्वास के अनुसार यहां बजरंग बली की दिव्य ऊर्जा और जागृत उपस्थिति का साक्षात अनुभव होता है। हनुमान पोल से शुरू होता है भानगढ़ का मुख्य बाजार। बाजार की गलियों में जहां एक ओर छोटी दुकानें हैं, तो वहीं दूसरी ओर विशाल व्यावसायिक दुकानें बनी हैं। सभी दुकानों के प्रवेश द्वारों पर सुंदर मेहराब हैं। दुकान में अंदर प्रवेश करने पर स्पष्ट हो जाता है कि दुकानें बहुमंजिला रही होंगी। ऊपरी तल पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। दीवारों में सुंदर आले बने हैं। गौरतलब है कि हर दुकान की छत गायब है। ये बाजार एक बड़े इलाके में फैला है और मुख्य सड़क के दोनों ओर बना है। कहते हैं कि यह भानगढ़ का जौहरी बाजार था। एक क्षण यहां ठहरें। भव्य मेहराबों के दोनों ओर बने आलों में जब दीप शिखाएं प्रज्वलित होती होंगी, तो कैसी अनुपम छटा छा जाती होगी बाजार में। बहुमूल्य रत्नों की खरीद फरोख्त और लेन देन से जगमग हो उठता होगा भानगढ़ का यह संसार। 1712 ईस्वी के सवाई जमाबंदी दस्तावेजों के अनुसार बहुमूल्य रत्नों के अतिरिक्त इस बाजार में गुड़, तेल, घी, अनाज, तंबाकू, नील, नमक, कपड़ा, कागज आदि का भी क्रय विक्रय किया जाता था। यहां सर्राफा, हुंडी और पंसारी की भी अनेक दुकानें थीं। देश विदेश से व्यापारी यहां व्यापार करने आते थे। दुकानों के साथ यहां हवेलियों का निर्माण भी किया गया। बाजार के मध्य में दाहिनी ओर स्थित है नर्तकियों की हवेली। बहुमंजिला इस हवेली के 3 तल आज भी स्पष्ट देखे जा सकते हैं, किंतु किसी भी तल की छत शेष नहीं है। हवेली के निचले तल की दीवारों में बड़े बड़े खाने बने हैं। ऊपरी तलों में कई झरोखे बने हैं। नर्तकियों के यहां निवास करने के कारण ही संभवतः इस हवेली का नाम नर्तकियों की हवेली पड़ा होगा। गैर अभिलेखीय दस्तावेजों के अनुसार भानगढ़ में लगभग 10,000 दुकानें, हवेलियां और घर थे।
नगर की ओर मुख्य सड़क से दाईं दिशा में आगे बढ़ने पर कई गलियां हैं। यहां पर दुकानें और हवेलियों का एक बड़ा त्रिकोणाकार समूह दिखाई देता है। इनमें सबसे बड़ी है मोड़ों की हवेली। हवेली तक जाने वाली सड़क पर एक कुआं भी बना है। मुख्य दालान के चारों ओर यह बहुमंजिला हवेली काफी भव्य है। वर्तमान में 2 तल शेष हैं, जिनमें विशाल मेहराबों के पीछे अनेक कक्ष बने हैं। मोड़ों की हवेली के समीप ही कई छोटी-छोटी सुंदर हवेलियां बनी हैं, जो बहुमंजिला रही होंगी, क्योंकि ऊपरी तल पर जाने हेतु सीढ़ियों का निर्माण किया गया। दुकानों के समान ही हर सीढ़ी के नीचे आले बने हैं, जो संभवतः लालटेन व अन्य सामान रखने हेतु उपयोग में लिए जाते होंगे। किसी भी हवेली में छत मौजूद नहीं है। बाजार की मुख्य सड़क पर बाईं ओर मुड़कर दक्षिण दिशा की ओर कुछ दूर चलने पर पहाड़ों की गोद में स्थित है मंगला देवी मंदिर, जो भानगढ़ राजवंश की कुल देवी हैं। भानगढ़ में सभी प्रमुख देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर हैं। सोमेश्वर मंदिर समर्पित है भगवान शिव को, गोपीनाथ मंदिर व केशवराय मंदिर श्रीहरि को, हनुमान मंदिर बजरंगबली को और मंगला देवी मंदिर देवी मां दुर्गा को। नगर में अन्य संप्रदायों जैसे जैन धर्म के भी देव स्थान हैं। कुछ अन्य मंदिर भी रहे होंगे, जिनकी संरचनाएं प्रायः अब लुप्त हो गई हैं। मंदिर उत्तर भारतीय नागर शैली में निर्मित है। बाहरी दीवार पर एक सुंदर मकर प्रणाल है, जो अंदर गर्भगृह में देवी के प्रतिमा के अभिषेक के जल को बाहर निकालने के लिए एक निकास के रूप में प्रयुक्त होता है। कुछ मतों के अनुसार मकर जल का स्वामी होने के कारण मंदिर के गर्भगृह में नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रवेश को भी रोकता है। मकर मां गंगा व वरुण देव या भगवान झूलेलाल का भी वाहन है। मंगला देवी मंदिर की दीवारों पर सुंदर शिल्प हैं, जिनमें नृसिंह जी और महिषासुर मर्दिनी का भी चित्रण है। अंदर मंदिर में प्रवेश करने पर सुंदर रंग मंडप है। कभी यहां नृत्य, संगीत व उत्सव आयोजित होते होंगे। मंडप की छत पर सुंदर शिल्प कार्य किया गया है, जिनमें अनेक वाद्य यंत्रों को बजाते हुए गंधर्वों का चित्रण है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर चंद्रशिला मून स्टेप बनी है। चंद्रशिला के दोनों तरफ शंख और कमल की सुंदर नक्काशी है, जो शुभता का प्रतीक है। गर्भगृह का प्रवेश द्वार बेहद सुंदर है। मंगला देवी मंदिर नगर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित है। मंगला देवी मंदिर के निकट ही स्थित है केशवराय मंदिर। मंदिर की बाहरी दीवारों पर सुंदर शिल्प बने हैं, जिनमें कार्तिकेय का शिल्प प्रमुख है। केशवराय मंदिर केशव रूप में श्री कृष्ण को समर्पित रहा होगा। केशवराय मंदिर के एकदम निकट ही बसी है एक विशाल हवेली, जो संभवतः मंदिर के मुख्य पुरोहित का आवास रही होगी। हवेली में अंदर कई कक्ष बने हुए हैं। एक सुंदर कुंड भी निर्मित है, जिसमें कभी फव्वारा रहा होगा। हवेली के किसी भी कक्ष पर कोई छत नहीं बची है। हवेली के समीप अनेक खंडहरनुमा संरचनाएं बनी हुई हैं। कभी भानगढ़ के इस दक्षिण पश्चिमी इलाके में भी अच्छी बसावट तो रही होगी। बाजार की मुख्य सड़क से पूर्व की ओर आगे बढ़ने पर आती है द्वितीय स्तर की प्राचीर।
यहीं स्थित है त्रिपोलिया। ये 3 विशाल द्वारों का समूह है। इस द्वितीय रक्षा प्राचीर का निर्माण राजमहल प्रांगण व अंदर स्थित मंदिरों को बाजारों और जन आवास से पृथक करने के लिए किया गया होगा। त्रिपोलिया के निकट स्थित है गणेश मंदिर। कहा जाता है ये स्थान भानगढ़ शहर की स्थापना के पहले भी यहीं स्थित था। भगवान गणेश जी की प्राचीन मूर्ति आज भी विद्यमान है। जनश्रुतियों के अनुसार नाथ संप्रदाय के महात्मा बावल नाथ जी का आसन यहीं स्थित था। महात्मा के आशीर्वाद से ही महाराज भगवंत दास ने भानगढ़ नगर की नींव रखी। संत बावलनाथ और उनके शिष्यों की समाधि आज भी यहां स्थित है। मगर कहते हैं आशीर्वाद के साथ ही बावलनाथ जी ने भानगढ़ के उजड़ने की भविष्यवाणी भी कर दी थी। महाराज आशीर्वाद लेते समय महात्मा के समक्ष उकड़ू बैठे थे। राजा के स्वभाव में महात्मा को धैर्य और स्थिरता का अभाव दिखा, जिस पर संत ने राज्य के बसने के साथ ही उसके उजड़ने की घोषणा भी कर दी थी। जनश्रुतियों में एक अन्य कहानी भी प्रचलित है। आमेर नरेश भगवंत दास के दूसरे पुत्र थे माधो सिंह, जो अकबर के विख्यात सेनापति मानसिंह प्रथम के अनुज थे। कालांतर में भानगढ़ माधो सिंह को प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। जब महाराज माधो सिंह किले का निर्माण करवा रहे थे, तब महात्मा बावलनाथ के शिष्यों ने महाराज के सन्मुख एक विचित्र शर्त रखी। दुर्ग की परछाई कभी बावलनाथ जी की समाधि पर न पड़े। यदि ऐसा हुआ तो वो निश्चय ही भानगढ़ के विनाश का कारण बनेगा। कहते हैं माधो सिंह ने इस चेतावनी को अनदेखा किया। दुर्ग की परछाई समाधि को ढकने लगी और महात्मा का यही अनादर भानगढ़ के उजड़ने का कारण बना। द्वितीय प्राचीर से अंदर प्रवेश करने पर दाईं ओर है गोपीनाथ मंदिर। ये एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। मंदिर की बाहरी दीवारें सुंदर शिल्प से अलंकृत हैं। एक ओर मयूर पर विराजमान है कौमारी देवी, वहीं दूसरी ओर मयूर संग भगवान कार्तिकेय हैं, जिनका भार उठाया है कीचक ने। गोपीनाथ मंदिर का रंग मंडप अत्यंत सुंदर है। छत का शिल्प कार्य अनूठा है। मंडप के शिखर पर गंधर्वों का सजीव चित्रण है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर एक सुंदर चंद्रशिला है। चौखट पर की गई कारीगरी बेजोड़ है। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ 2 बड़े आले बने हैं, जिनमें एक में नंदी पर शिव पार्वती व दूसरे में नृत्य गणेश की सुंदर प्रतिमा है। आलय के ऊपर स्थित मिहराब में मुरलीधर कृष्ण का मनोहारी अलंकरण है। ऊपर मठोड़ पट्टिका पर हाथी और ऊंट पर बैठे महिला व पुरुष आकृतियों का नयनाभिराम चित्रण है। गोपीनाथ मंदिर के ठीक सामने एक हवेली नुमा बड़ी संरचना है, जो संभवतः मंदिर के मुख्य पुरोहित का आवास रही होगी। गोपीनाथ मंदिर के आगे चलकर स्थित है एक देवस्थान, जो संभवतः जैन समुदाय की पूजा स्थली रही होगी। ये संरचना आयताकार है।
मुख्य प्रांगण की दीवार में अनेक आले बने हैं, जिनमें कभी जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित रही होंगी। प्रांगण के बीचों बीच बनी छतरी के मठोड़ पर एक जैन तीर्थंकर का शिल्प संरचना के जैन मंदिर होने की पुष्टि करता है। छतरी की दीवारों पर सुंदर भित्ति चित्रों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। गर्भगृह के पीछे एक गड्ढेनुमा संरचना है। संभवतः ये एक गुप्त भूमिगत कक्ष था, जहां बाहरी आक्रमण के दौरान मूर्तियों को छुपाया जाता होगा। ये परंपरा जैन धर्म में काफी प्रचलित है। यह मूर्तियों के अभिषेक के बाद जल को एकत्रित करने का स्थान भी हो सकता है। मुख्य प्रांगण के दूसरी ओर दक्षिण दिशा में एक जलाशय है। इसके निकट ही केवड़े के बागीचे आज भी स्थित हैं। कहते हैं किसी समय में भानगढ़ शहर में अनेक बागीचे थे। अरावली पर्वतमाला में ऊपर एक प्राकृतिक जल स्रोत है, जहां से पानी बहकर नीचे एक झरने का रूप ले लेता है। झरने का पानी बहकर 2 जलाशयों में एकत्रित हो जाता है। कहते हैं ये जलाशय काफी गहरे हैं। नीचे पानी में पेड़ों की जड़ों का जाल फैला है। इसी कारण यहां नहाना व तैरना प्रतिबंधित है। सरोवर के बिल्कुल पास है एक भव्य मंदिर। ये है सोमेश्वर मंदिर। मुख्य मंडप काफी विशाल है और दोनों ओर स्तंभ दीर्घाएं बनी हैं। दीवारों में आले निर्मित हैं। रंग मंडप के मध्य स्थित है नंदी की संगमरमर से बनी सुंदर प्रतिमा। गर्भगृह में संगमरमर का शिवलिंग स्थापित है। मठोड़ पर हाथी का चित्रण काफी सजीव है। प्रतीत होता है ऐरावत हाथी पर इंद्र व इंद्राणी विराजमान है। मंदिर के शिखर की बाहरी दीवारों पर रंगीन भित्ति चित्रों के अवशेष दिखाई देते हैं। सोमेश्वर मंदिर के निकट स्थित है एक अत्यंत भव्य हवेली, जिसे पुरोहित जी की हवेली कहा जाता है। हवेली के बाहर अस्तबल नुमा संरचना है। ये बहुमंजिला हवेली भूमि के अनेक स्तरों पर निर्मित है। हवेली में एक स्तर से दूसरे पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। निचले व ऊपरी तलों पर अनेक कक्षों का निर्माण किया गया है। दीवारों में यहां भी आले बने हैं। हवेली के सभी कक्षों की छतें यहां भी गायब हैं। चलते हुए हम आ पहुंचे हैं भानगढ़ के पूर्वी छोर पर। 3 ओर से अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा एक भव्य 7 मंजिला राजमहल, जिसे सतमहल भी कहा जाता था। किंतु आज कुछ ही मंजिलें शेष हैं। कहते हैं भानगढ़ नरेश माधो सिंह की पत्नी थी रानी रत्नावती।
रानी रत्नावती की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होते थे। लोक कथाओं के अनुसार यही रानी रत्नावती का महल था। भानगढ़ की त्रिस्तरीय रक्षा प्राचीर का तीसरा व अंतिम चक्र महल के सामने बनाया गया है। इस सुदृढ़ प्राचीर का निर्माण राजमहल की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया होगा। महल के प्रवेश द्वार पर 2 बुर्ज बने हैं, जिन पर सैनिक तैनात रहा करते होंगे। महल प्रांगण में प्रवेश करने हेतु बना ये द्वार काफी विशाल है। अंदर महल में एक विशाल गलियारा है, जिसमें कक्षों का निर्माण किया गया है। सभी मेहराबों का मुख बाहर की ओर है, जहां से भानगढ़ शहर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। ऊपर जाने के लिए एक संकरा मार्ग बना है। प्रतीत होता है सुरक्षा कारणों से इसे संकरा बनाया गया होगा। महल मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है, जिनमें एक बड़ा भाग और दूसरा छोटा भाग है। बड़े भाग में प्रवेश एक ड्योढ़ी से होकर करना पड़ता है। बड़े भाग में अलग अलग स्तरों पर अनेक कक्ष बने हैं, जो एक मुख्य चौक के चारों ओर निर्मित हैं। कक्षों की दीवारों पर सुंदर अलंकरण है। टूटी छतों के नीचे बेजोड़ मुकर्नस का कार्य किया गया है। निचले तल के सभी कक्ष ऊपरी कक्षों से अंदर बनी सीढ़ियों से जुड़े हैं। मुख्य चौक के बीच में एक मंदिर है। प्राचीन ग्रंथ भक्तमाल के अनुसार रानी रत्नावती दिन रात कृष्ण भक्ति में डूबी रहती। रानी अपने इष्ट की आराधना में इस कदर रमी कि उन्होंने महल में रहकर भी खुद संतों का सा जीवन अपना लिया। कभी संपूर्ण महल सुंदर भित्ति चित्रों से सजा रहा होगा। महल में एक कक्ष के मेहराब पर एक सुंदर इत्रदानी का चित्रण है। दुर्ग के उजड़ने के कारणों में रानी रत्नावती की सुंदरता से संबंधित एक कथा भी जनमानस में कही सुनी जाती है। कहते हैं भानगढ़ में निवास करता था एक प्रसिद्ध तांत्रिक, नाम था सिंधा सेवड़ा। वो रानी के सौंदर्य पर मोहित हो गया। रानी की दासी को बाजार से इत्र ले जाते देख तांत्रिक ने वो इत्रदानी छीनकर इत्र को अभिमंत्रित कर दिया। कहते हैं रत्नावती स्वयं तंत्र विद्या में पारंगत थी।
बोतल में इत्र को फिरते देख वो तुरंत समझ गईं और उसे दासी से बाहर चट्टान पर फेंकने को कहा। ऐसा करते ही चट्टान हवा में ऊपर उठी, वह सेवड़ा के ऊपर जा गिरी। दम तोड़ते वक्त तांत्रिक ने श्राप दिया और भानगढ़ शहर नष्ट हो गया। दुर्ग के समीप पहाड़ी पर एक छतरी बनी है जिसे लोग तांत्रिक की छतरी कहते हैं। हालांकि वो एक सुरक्षा चौकी अधिक प्रतीत होती है। राजमहल भी भानगढ़ की अन्य संरचनाओं की तरह क्षतिग्रस्त है। यहां भी कक्षों से छतें गायब हैं। महल में जल प्रबंधन की उच्च स्तरीय प्रणाली आज भी देखी जा सकती है। महल के दूसरे छोटे भाग में भी अनेक कक्ष बने हैं जो आकार में छोटे हैं। प्रत्येक कक्ष की चौखट पर सुंदर शिल्प कार्य किया गया है। स्तंभों के निचले भाग में सुंदर कारीगरी की गई है। दीवारों पर छोटे आलों में मेहराब का अलंकरण है। द्वार के ऊपर बने पत्थर के ब्रैकेट्स ने कभी छत का भार संभाला होगा। इनकी कारीगरी काफी कलात्मक है। ये कक्ष कुछ बड़ा है। एक छोर पर एक विशिष्ट संरचना है जो संभवतः पानी गर्म करने हेतु प्रयुक्त होती होगी। खाली जगह में लकड़ियों से आग जलाई जाती होगी। ये कक्ष शाही स्नानागार या हमाम हो सकता है। ये शाही रसोई भी हो सकती है जिनमें ऐसे विशाल पत्थर के चूल्हे बनाए जाते थे जिनमें कई लोगों का भोजन एक साथ पकाया जाता था। महल के इस छोटे भाग के प्रवेश के निकट दीवार पर एक विशाल भित्ति चित्र उकेरा गया है। हाथी और उस पर सवार व्यक्ति का मनमोहक चित्रण है। हाथी की झूल पर चौखाने का डिजाइन स्पष्ट है। भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार रानी रत्नावती ने अपने महल के निकट ही एक संत निवास का निर्माण करवाया जिसमें सभी साधु संत जनों का यथोचित आदर सत्कार किया जाता था। 36 व्यंजनों का भोग लगाया जाता। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष पहरेदारों की भी नियुक्ति की गई। इस संत निवास परिसर को महल के पास आज भी देखा जा सकता है। भानगढ़ के विनाश के संबंध में एक अन्य कथा भी भक्तमाल में कही गई है। भानगढ़ में एक अत्यंत विद्वान योगी निवास करते थे, मोहनदास मेवड़ा। वे हठयोग में पारंगत थे। एक बार महात्मा भानगढ़ की पहाड़ी गुफा में समाधि में लीन थे। उनसे ईर्ष्या करने वाले कुछ ब्राह्मणों ने एक मृत बिल्ली अंदर फेंक दी। फिर ब्राह्मणों ने महाराजा माधो सिंह से समाधि में ही मेवड़ा जी की मृत्यु की बात कही।
राजा ने जब स्वयं गुफा के नजदीक जाकर दुर्गंध महसूस की तो उन्होंने गुफा में आग लगाने का आदेश दिया। जब गांव में महात्मा के शिष्य को पूरी घटना का बोध हुआ तो उन्होंने भानगढ़ को उजड़ जाने का श्राप दिया। मोहनोत नैणसी की ख्यात के अनुसार भानगढ़ के राजा माधो सिंह के वंश में आगे चलकर राजा अजब सिंह हुए। कहते हैं इन्होंने ही भानगढ़ के पास अजबगढ़ नगर व दुर्ग की नींव रखी। भानगढ़ व अजबगढ़ के बीच हुआ भीषण युद्ध भानगढ़ के विनाश का कारण बना। दुर्ग के बाहर बनी छतरी संभवतः अजब सिंह के पौत्रों के लिए बनाई गई होगी। सन 1840 में आए एक भीषण अकाल के कारण भानगढ़ निवासी धीरे धीरे नगर से पलायन कर गए और सूना हो गया भानगढ़। भानगढ़ सरस्का वन्यजीव अभयारण्य के बिल्कुल निकट है। रात में यहां वन्य जीवों का आवागमन रहता है। पुरातत्व विभाग के द्वारा सांझ ढलने के बाद भानगढ़ में प्रवेश वर्जित है। स्थानीय निवासी शाम ढलने के बाद किले में अंदर प्रवेश करने से डरते हैं। उनका मानना है उजड़े हुए इस नगर में आज जिन्नों और आत्माओं का वास है। वे कहते हैं अचानक मंदिरों में घंटे बज उठते, ढोल नगाड़ों की आवाज आती, बाजार में उजाला दिखता और घोड़ों की टाप सुनाई देती। किस्से, कहानियां, दास्तानें तो सदियों तक कहीं सुनी जाती रहेंगी। कहते हैं एक दिन रानी रत्नावती फिर जन्म लेंगी और एक बार फिर जी उठेगा भानगढ़। सच ही तो है, वक्त कहां कभी एक सा रहता है। बंद मुट्ठी में कैद रेत की तरह यूं ही हाथ से फिसलता जाता है और दफन हो जाते हैं कुछ रहस्य सदा के लिए। हर रहस्य सुलझे ये जरूरी तो नहीं। हर रहस्य सुलझाना हमारे वश में नहीं। मानत नाहिर बिनती